नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। तो भौतिक विज्ञान की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे भू संचलन। इसकी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भू संतुलन। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है अर्थ मूवमेंट, इसके बारे में। तो इसका सामान्य परिचय देखते हैं पहले। यदि भूतल का विहंगावलोकन किया जाए तो उच्चावच स्थिर तथा अपरिवर्तनशील लगते हैं। जैसे अगर हम ऐसे ही एक नज़र में देखें भूतल को या भूपर्पटी या, तो उस पर जो उच्चावच यानी पर्वत, पठार और जो नदी, घाटी और सभी जो स्थलाकृतियाँ हैं वो लगती हैं कि ये स्थिर हैं, इनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, इनमें जैसे बदलाव नहीं दिखता है कि इनमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, या बड़ी हो रही हैं, छोटी हो रही हैं, या टूट रही हैं, फूट रही हैं। ये सभी चीज़ें हमें एक विहंगावलोकन में नहीं दिखती हैं। परंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, अर्थात अगर ध्यान से देखा जाए, उसको गहराई से अध्ययन किया जाए, तो उनकी परिवर्तनशीलता स्पष्ट हो जाती है। वास्तव में परिवर्तन जो है ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में सदैव परिवर्तन होता रहता है। तो उसी के बारे में हम आज डिटेल अध्ययन करेंगे। उसी के बारे में हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे कैसे इनमें परिवर्तन कहाँ से होता है, कैसे पृथ्वी में संचलन होता है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अध्ययन से उसके अंदर तथा बाहर महान परिवर्तनों के उदाहरण मिलते हैं। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। जब हमने भूगर्भिक इतिहास पढ़ा था तो कैसे हमने पढ़ा था, पहले ये पर्वत बना, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ें किस किस प्रकार से उत्पन्न हुई, कैसे उनमें परिवर्तन आया, कब हिमयुग आया, कब इस पर एस्टेरॉयड अटैक हुआ, कब डायनासोर आया। ऐसे ही परिवर्तन हमने देखा पृथ्वी के बारे में। तो ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालिक परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन या अल्पकालिक। दीर्घकालिक परिवर्तन, ये परिवर्तन बहुत ही हजारों करोड़ वर्षों में देखे जाते हैं। ये बहुत धीरे धीरे होते हैं, ये का आभास नहीं हो पाता है। और जो आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, क्षणिक परिवर्तन होते हैं, तुरंत होते हैं, अर्थात जैसे भूकंप तथा ज्वालामुखी, ये सभी चीज़ें अल्पकालिक परिवर्तन होती हैं, अचानक से परिवर्तन आ जाता है इनमें। दीर्घकालिक परिवर्तन जो है ये बहुत मंद गति से होता है, इससे मनुष्य को आभास नहीं हो पाता है। यथा पर्वतों का निर्माण, जैसे पर्वतों का निर्माण होता है तो हमें ये पता नहीं चलता, किंतु उनमें धीरे धीरे पर्वतों का निर्माण होता रहता है। हजारों वर्षों में पर्वत, पठार और ये सभी जो मैदानी इलाके और जो महाद्वीप का निर्माण होता है, ये हजारों करोड़ों वर्षों में होता है, इसलिए हमें इनका आभास नहीं होता और इनमें परिवर्तन होता रहता है और आज भी हो रहा है। लेकिन हमें उसके बारे में उसको देखने पर, उसका विहंगावलोकन करने पर आभास नहीं होता है। इसके विपरीत आकस्मिक परिवर्तन, जैसे हमने आपको बताया, जो आकस्मिक परिवर्तन है वो कुछ सेकंड में ही हो जाते हैं। जैसे उनके परिणाम स्वरूप मनुष्य को उसका आभास शीघ्र पा लेता है। जैसे ज्वालामुखी और भूकंप, ये चीज़ें आपको बताया हमने। ये जैसे ही आते हैं भूकंप, तुरंत परिवर्तन पता चल रहा है, हिलने लगता है, सब कुछ कंपन होने लगता है। तो आगे भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों का आगमन दो स्रोतों से होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। इन बलों द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है, जैसे पर्वत, पठार, घाटी, मैदान। अंतर्जात बल के कारण इन पर भूतल पर असमानताओं का निर्माण होता है। जैसे कहीं ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया पठार बन जाता है, ज़्यादा गहराई में वहाँ घाटी बन जाती है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल बहिर्जात कहलाते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। इन्हें समतल स्थापक बल कहते हैं। ये जो बल होते हैं, ये जो इनसे अंतर्जात बलों के कारण जो असमानताएं आती हैं उसी को ये समान करती हैं, समतल बनाती हैं। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ये बल पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं कौन कौन से बल हैं जो पृथ्वी के भूपटल में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये सभी बल हैं जिनका डायग्राम है यहाँ पर। स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का विभाजन, जो स्थल रूप है धरती पर, उसके जो रूप हैं, स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का विभाजन, तो इनको सर्वप्रथम दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अंतर्जात बल, दूसरा है बहिर्जात बल। हमने पढ़ा अंतर्जात बल। बहिर्जात बल क्या है? जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है उसे अंतर्जात बल, और वह बल जो पृथ्वी के बाह्य क्षेत्र से उत्पन्न, पृथ्वी के भूपटल पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जात बल। अंतर्जात बल दो प्रकार के होते हैं। पहला है पटल विरूपणी बल, जो है पटल विरूपणी बल, यानी इसके अंतर्गत पृथ्वी के अंदर क्षैतिज तथा लंबवत दोनों गतियों को सम्मिलित करते हैं। यह बहुत मंद गति से वो कार्य करता है। ये जो पटल विरूपणी बल है ये बहुत धीरे धीरे कार्य करता है। पटल यानी जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं उनके संचलन में जो बल लगता है उसको बोलते हैं पटल विरूपणी बल। और इसी का अंतर्जात बल का दूसरा प्रकार है आकस्मिक अंतर्जात बल, अर्थात वे अंतर्जात बल जो अचानक से पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं, जैसे ज्वालामुखी और भूकंप, इसे कहते हैं आकस्मिक अंतर्जात बल।
और यहाँ पटल विरूपणी बल के दो प्रकार हम पढ़ेंगे। पहला है महादेशजनक बल, दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। तो पहले पढ़ते हैं महादेशजनक बल के बारे में, फिर उसके बाद पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में पढ़ेंगे। इस संचलन में महाद्वीपों में उत्थान, अवतरण तथा निर्गमन और निमज्जन होता है। वो जो ऊपरमुखी बल है, इस प्रकार के बल में महाद्वीप का कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है। इसे उत्थान या अपलिफ्टमेंट या उभार कहते हैं। या महाद्वीप का तटीय भाग जो होता है, अगर वो सागर तल से ऊपर उठ जाता है तो उसे बोलते हैं निर्गमन। आगे हम अगला पढ़ेंगे हम। तो अधोमुखी बल क्या होता है? स्थल का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप में अपनी समीपी सतह से नीचे धंस जाता है। इस क्रिया को अवतलन या अधोमुखी संचलन कहते हैं। और दूसरे शब्दों में स्थल खंड सागर तल के नीचे चला जाता है तथा जलमग्न हो जाता है, तो इसे निमज्जन कहते हैं। हमने महादेशजनक बल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पर्वत निर्माणकारी बल। इसमें दो प्रकार के हैं। पहला है तनाव मूलक बल, दूसरा है संपीडनात्मक बल। यह तनाव से होने वाला संचलन और संपीड़न से होने वाला संचलन। पहले हम पढ़ेंगे तनाव से होने वाला संचलन। इससे होता है भूपटल विभंग। इससे होता है भूपटल विभंग यानी क्रस्टल फ्रैक्चर, यानी कि भूपटल की स्थिति में परिवर्तन आता है। तो इसमें क्या होता है, पहले देखिए, इसमें होता है क्रैक्स आ जाती हैं जब तनाव होता है। तनाव का मतलब जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं, उनकी दिशा विपरीत हो जाती है। जैसे ये इस दिशा में जा रही हो और इस दिशा में जा रही हो, तो इससे क्या होता है, तनाव बल उत्पन्न होता है, जिससे उनमें क्या होता है, दरारें। आपको एक फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये प्लेट इधर जा रही है और ये जो पटल है ये इधर जा रही है, तो इसमें क्या आ गया, दरार आ गया इसके बीच में। तो ये आता है तनाव के कारण। और दूसरा है भ्रंशन, फॉल्टिंग। जो भ्रंशन आता है, भ्रंश जो होता है, ये देखिए आप, जब तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण, जो तनाव मूलक संचलन होता है उसकी तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल प्लेन के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। देखिए, ये समतल के सहारे इनमें जो है स्थानांतरण हो जाता है, ये ऊपर उठ जाती है, ये इसके नीचे खिसक के चले जाते हैं, तो ये हो जाता है, इसमें भ्रंश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही अगला है, जो इस तनाव मूलक बल से ये भ्रंश और चटकन आती हैं और दरारें भी आती हैं। ये सभी चीज़ें तनाव के कारण आती हैं। दूसरा हमारा है संपीड़न का अर्थ होता है कंप्रेशन मतलब जब दो तलों के बल एक ही दिशा में लग रहे हो, जैसे ये वाला भी इसी दिशा में आ रहा हो, ये वाला इसी दिशा में आ रहा हो, तो वो दोनों एक दूसरे को मोड़ देते हैं, यानी भूपटल का बंकन हो जाता है, भूपटल मुड़ने लगती है। उसको बोलते हैं क्रस्टल बेंडिंग। तो उसमें आता है समवलन, रैपिंग और वलन। तो आपको वलन दिखाते हैं फिगर के माध्यम से। वलन ये आप देख सकते हैं, इसमें जब ये एक ही दिशा में ये बल भी लग रहा है, ये भी बल एक ही दिशा में लग रहा है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने लग रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो ये प्लेट है ये मुड़ जा रहा है। इससे क्या होता है, इसे वलन, इसी क्रिया को वलन कहते हैं। और जो संवलन होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, उच्च संवलन और अवसंवलन। उच्च संवलन क्या होता है कि जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न जो होता है, उसके कारण जो धरातल का बीच का भाग है वो भाग गुंबद के आकार का उठ के ऊपर हो जाता है, उठ के गुंबद के आकार का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं उच्च संवलन, यानी ऊपर उठा हुआ, उभार आ जाता है। और अवसंवलन, जब यही जो क्रिया होती है क्षैतिज संचलन के कारण वो जब धंस के गड्ढे का रूप ले लेता है, उसको बोलते हैं अवसंवलन। तो जब इस अंतर्जात बल के कारण जो पृथ्वी में जो दरारें, भ्रंशन और बाकी वलन ये सभी जो उसको बहिर्जात बल के द्वारा जैसे विषमताओं को दूर करने का प्रयास करता है ये बहिर्जात बल। इस तरह बहिर्जात बल को समतल स्थापक बल भी कहते हैं। जो बहिर्जात बल है इसे समतल स्थापक बल भी कहते हैं। अब ये अनाच्छादन है, ये दो प्रकार का होता है, अपक्षय और अपर्दन। तो अपक्षय क्रिया में क्या होता है, अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों का विघटन तथा वियोजन होता है। इस अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों का जो है विघटन होता है और वियोजन होता है। इनका जो वियोजन और विघटन होता है उसी स्थान पर हो जाता है, जहाँ पर वो होते हैं वहीं पर उनका जो है टूटने फूटने क्रिया और जो है बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इन विखंडित पदार्थों का परिवहन नहीं होता, यानी कि जहाँ ये रहते हैं वहीं पर टूट फूट के मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। अपर्दन के अंतर्गत चट्टानों के टूटने फूटने तथा कटने से लेकर उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। जैसे ये नदी के किनारे होता है, अभी आपको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं अपक्षय जो होता है। ये देखिए अपक्षय है, ये जहाँ पर है यहीं पर धूप और उसके माध्यम से, धूप और वर्षा के माध्यम से यहीं पर इसमें से ऐसे जो है टूट कर ये देखिए स्थलाकृति बन गई है, छत्रक शिला, ये अपक्षय के कारण हुई है। और इसमें से जो इसके जो निकलते हैं टूट के चट्टानें यहीं पर रह जाते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। और यदि आप अपर्दन की बात करें तो अपर्दन में देखिए ये मिट्टी के द्वारा इसका कटाव हो जाता है। अपर्दन इसमें देखिए ये जो जल है
समुद्र तट हो या नदी का तट हो, वो इसको आता है बहा के ले जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण कर देता है। इसको बोलते हैं अपर्दन। जब उसमें वस्तुओं का स्थानांतरण हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपर्दन। अपर्दन के कारण देखिए, जब बहता जल होता है, बहते जल से अपर्दन होता है। जैसे डेल्टा होती है जो है पहाड़ी क्षेत्रों से जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं उसको नदी बहा कर लाती है और मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देती है, इस कारण भी अपर्दन होता है। पवन यानी जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो कहीं कहीं का जो धूल मिट्टी जो कण होता है, बालू का जो होता है ढेर, वो एक स्थान से उड़ा के दूसरे स्थान पर लेकर चले जाते हैं, जो कि अपर्दन का कारण है। हिमनद जो ये भी अपर्दन के कारण हैं। सागरीय तरंगे ये भी अपर्दन के कारण हैं, क्योंकि जब तरंगे ऊपर उठती हैं तो ये जो है ये तट से टकराती हैं और वहाँ से वापस आते समय वहाँ के सभी जो वहाँ पर स्थित जो मिट्टी, बालू, ककड़ और सभी चीज़ें लेकर जाती हैं और एक स्थान से दूसरे तट पर ले जाकर छोड़ देती हैं। ऐसे ही परहिमानी ये भी अपर्दन का कारण है। तो भूसंचलन के चैप्टर में बस इतना ही था। इन सभी बलों के कारण पृथ्वी में भूसंचलन आता है, पृथ्वी के भूपटल में संचलन होता है या परिवर्तन होता है। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।